चलो स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लिख लो टॉपिक। क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कौन बताएगा? एक सेकेंड बच्चे, 2 2 4 7 3 10, कौन कौन रह गया? हाविश तुम आ नहीं रहे थे ना 1-2 दिन से? फिजिक्स का हो गया? कैसा गया? कौन से चैप्टर से आए थे? पहला दूसरा? युग घर से कॉल आ रहा है। आगे सारे को रह गया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चलो डिस्कस करते हैं इसको। इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी। इधर बैठ जाओ, इसके साथ जतिन के साथ बैठ जाओ। ठीक है, हाँ आगे आ जाओ। चलो भाई बैठे रहो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हमारे पास, समझने की कोशिश करते हैं इसको। मैंने तुम्हें बताया था पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो बच्चों को इजीली समझ में आ जाता है। क्या समझ में आ जाता है कि अगर किसी बॉडी के पास वेलोसिटी है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है तो उसके पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। कितना होगा? ½ mv²। लेकिन ये समझ नहीं आता जल्दी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, और उसमें भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे अगर मैं बात करूँ अर्थ की, अर्थ के अराउंड तुम्हें पता है एक ग्रेविटेशनल फील्ड बन रखी है। किसी को ग्रेविटेशनल फील्ड बन रखी है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ के अराउंड। बना लो इसको, लिख लो। तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में इसको और डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल में। अभी थोड़ा सा बता रहा हूं बस यहां पर कि अर्थ के अराउंड हमारे पास क्या हो रखी है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, अच्छा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन सम ग्रेविटेशनल फील्ड। किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पोजीशन पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रख दो, सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, कहां पर है? यहां पर है। कहां पर है? यहां पर। तो उसके पास क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं होगी? अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं यहां रख देता हूं तो क्या इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है?
जैसे तुम क्या पढ़ते हो, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन तुम ये पढ़ते हो कि अर्थ से अगर कोई चीज h हाइट पे रख दी मैंने, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, बचपन से पढ़ते आ रहे हो 9th क्लास, mgh। लो मैंने रख दिया इसको यहाँ पर, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रख दिया, इस ऑब्जेक्ट को मैंने h हाइट पे रख दिया। क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी, h हाइट पे रख दिया, मास m है इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितनी होगी, नहीं होगी, इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो वही समझाने की मैंने कोशिश करी थी तुम्हें जब मैंने डेफिनेशन बताया था कि इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन सम फील्ड, लिखवाया था मैंने सम फील्ड। फील्ड तुम्हारा अलग अलग तरह का हो सकता है। अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो यहां पर कौन सी फील्ड होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड। जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की 12th क्लास में, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पोजीशन ऑक्यूपाई करने की वजह से जो उसके पास एनर्जी होती है किसी बॉडी के पास, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इस ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पोजीशन की वजह से इसके पास जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां रख दूं, इस ऑब्जेक्ट को उठा करके यहां रख दूं, तो इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, नो पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज ये फील्ड में नहीं रखा हुआ, इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। इसको मेरे को इसके फील्ड, अब अर्थ का फील्ड ऐसा तो नहीं है इनफाइनाइट है, कुछ डिस्टेंस तक ही इसका काम करता है। तो इसके फील्ड में अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दूं, यहां पर रख दूं, तो इसके पास इस हाइट की वजह से, h हाइट की वजह से, h हाइट की वजह से इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, समझ में आया कुछ, आया तुम्हें चेतन, तुम्हारा दोस्त कहाँ है, अच्छा बाहर है क्या यार मिस हो गया उसका। ठीक है, तो इसको फील करा, उसको आने दो, उसका वेट कर रहा हूं 1 मिनट। इसको फील करा, जैसे एक बात बताओ, इसको अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दिया, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है ना इसके अराउंड, यहां पर रख दिया, तो उसके पास एबिलिटी है कि नहीं वर्क करने की, अपने आप ही गिर जाता है। लेकिन इसी चीज को मतलब मान के चलो यहां रख दिया, तो इसके पास क्या वर्क करने की एबिलिटी, थोड़ी और ऊपर ले गया, अब वर्क करने की एबिलिटी है क्या इसके पास, नहीं है, बिकॉज यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो, बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन की वजह से, इसकी पोजीशन की वजह से, किसकी पोजीशन, अर्थ और इस मास में। एक और चीज मैंने बताई थी, पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर अ सिंगल बॉडी, याद है, सिंगल बॉडी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है इस ऑब्जेक्ट और अर्थ एंड ऑब्जेक्ट के सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है, नॉट फॉर अ सिंगल बॉडी। यहां से अर्थ हटा दो तो इसकी क्या है पोटेंशियल एनर्जी, कुछ भी नहीं, अर्थ की वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आई है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है सिस्टम ऑफ बॉडीज के लिए, किसके लिए डिफाइंड होती है, सिस्टम ऑफ बॉडीज के लिए, नॉट फॉर अ सिंगल बॉडी। तो ये अर्थ और इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास डिफाइंड होती है, नॉट फॉर दिस। तो मान लेते हैं एक रेफरेंस मानना पड़ता है, जैसे अगर मैं यहां पर ये अर्थ, ये हमारे पास क्या है, सरफेस, क्या कहते हैं इसको मैं मान लेता हूं क्या, रेफरेंस मान लेता हूं एट सरफेस ऑफ अर्थ। अगर मैं मान लेता हूं एट सरफेस ऑफ अर्थ, एट सरफेस ऑफ अर्थ, यहां पर अगर मैं इसको रेफरेंस मान लेता हूं, तो जिस भी चीज को तुम रेफरेंस मानते हो उसको मान लेते हो, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है अपने पास, 0। क्या है हमारे पास, 0। और किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं कितनी हाइट तक लेकर के जाता हूं, इसको यहां से कितनी हाइट तक लेकर के जाता हूं, कितना वर्क करना पड़ेगा भाई, कितना वर्क करना पड़ेगा, कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटी कितना वर्क करेगी, ग्रेविटी कितना वर्क करेगी भाई, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है, मैं इसको h हाइट तक लेकर के गया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ, ग्रेविटी हमारे पास क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं है, तो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या F डॉट S। तो हमारे पास फोर्स है, हमारे पास mg अपनी वेट के बराबर फोर्स लगा रहा है ये, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास h है, और इनके बीच का एंगल कितना हमारे पास, cos 180, कितना है हमारे पास, अच्छा mgh cos 180 कितना हो जाएगा, -1, कितना आ जाएगा हमारे पास, -1। और मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि वर्क डन बाय, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कितना था, 0। जब यहां चला जाएगा तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, मान लेते कितनी हो जाएगी, UF, कितनी हो जाएगी, UF।
तो मैंने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए डिफाइंड, यहां पर डिफाइंड नहीं होती, सिस्टम के लिए। सिस्टम किसके लिए बताता है? रेफरेंस डिपेंडेंट होती है। इसके रिस्पेक्ट में यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है? यूएफ चेंज, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकलता है, ये ध्यान रखना हमेशा। आइसोलेटेड पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी रेफरेंस के तौर पे तुम बताते हो। इस रेफरेंस के तौर पे यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालोगे तुम, यूएफ माइनस का यूआई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, मैंने बताया था, नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, लास्ट क्लास में इसको प्रूफ करा था। तो यूएफ माइनस का यूआई कितना आ जाएगा हमारे पास? नेगेटिव ऑफ नेगेटिव माइनस एमजीएच, कितना आ जाएगा हमारे पास? प्लस एमजीएच। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा हमारे पास? एमजीएच। इसको लिख लो। तो एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट से। पोटेंशियल एनर्जी सिंगल बॉडी के लिए डिफाइंड नहीं, मतलब सिस्टम ऑफ बॉडी के लिए डिफाइंड होती है। अर्थ और इस बॉडी के लिए हमारे पास डिफाइंड है। इसका मास अगर m है, इसका मास अगर हमारे पास m है, h हाइट तक इसको लेकर के गया हूं मैं ऊपर की तरफ, h हाइट तक लेकर के गया हूं, तो कितना वर्क करना पड़ा होगा कंजर्वेटिव फोर्स का? माइनस mgh। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। चेंज इन मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यूएफ माइनस का दिस। तो तुम कह लेते हो कि यहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? यूआई की वैल्यू तो जीरो है अपने पास, तो तुम कह लेते हो इसके पास यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। जबकि तुमने क्या करा, इस पूरे सिस्टम का हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी निकला है, इसके रेफरेंस में यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। बिकॉज यहां पर तुमने इसको जीरो माना है तो यहां पर mgh निकला है। समझ में आया कि नहीं आया? उतार लो इसको। और ये समझ में आया कंसेप्ट पूरा? उतार लो, ठीक है? समझ में आया तुम्हें? बोलो 6:15 रखने के लिए क्लास, 7:15 छुट्टी करे। 7:45 आयो तुम, 15 मिनट लेट, 5 मिनट चलता है। ये समझ में आया? धीरे धीरे अच्छा, मैं फास्ट तो नहीं समझा था। 9th क्लास का बच्चा कह रहा था सर फास्ट कराते हो आप। हाँ तुम्हें नहीं, एक नहीं 2 बच्चे कह रहे थे फास्ट फास्ट कराते हो आप। तुम्हें आ रहा है समझ में? फास्ट तो नहीं कराता, स्लो भी तो नहीं होता बहुत ज्यादा, हैं बंटी? धीरे पढ़ाता हूं और फास्ट कराऊं? नहीं, मैं तो करा दूंगा, मुझे क्या है। मेरे टॉपिक्स वैसे ठीक होते हैं, मुझे जहां तक पता है 1 घंटे में अच्छी खासी कंटेंट दे देता हूं। अब यहां पर मैंने क्या बताया? पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी फील्ड में, अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में उसकी पोजीशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी होती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, mgh। बोलो कोई दिक्कत किसी को? आगे करे, आगे करे भाई। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, अगर ये हो गया तो अगला लिखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। हो गया ठीक है, नहीं हो गया तो बाद में लिखना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, जगह छोड़ देना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी लिखो। इसमें थ्योरी है, थोड़ी सी लिखवा रहा हूं। हेडिंग डालो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। लिखना इस, when a spring is to be stretched or compressed, when a spring is to be stretched or compressed, when a string is to be stretched or compressed, किसी स्प्रिंग को अगर तुम्हें क्या करना है, स्ट्रेच करना है या कंप्रेस करना है, तो तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा भाई? अ वर्क, स्ट्रेच 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 और कंप्रेस्ड, अ वर्क इज डन। वर्क क्या करना पड़ेगा? अ वर्क इज डन। आवाज ठीक आ रही है, क्लियर आ रही है, नहीं आ रही? चेंज हो जाएगा वहां से, ठीक है? आवाज ऑडिबल है? अ वर्क इज डन, दैट वर्क इज स्टोर्ड, अ वर्क इज डन, दैट वर्क इज डन, or that work is stored when a spring is to be stretched or compressed, a work is done, that work is stored
in the form of potential energy of the spring. That work is stored in the form of potential energy of the spring. That work is stored in the form of potential energy of a spring. That work is stored in the form of potential energy of the spring. ठीक है, स्प्रिंग बहुत जगह यूज होता है, ये बहुत सारे मैकेनिक्स में, मशीनों में यूज होता है स्प्रिंग. आगे लिखो उसके, व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, आगे नेक्स्ट पैरा से लिखो, व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, आगे लिखो भाई, आगे लिखो, व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड, नहीं आगे नेक्स्ट पैरा से, व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड or stressed, a force develops within itself. When a spring is compressed or stretched, a force develops within itself. A force develops within itself. A force develops within itself, which tends to bring the spring back, to its initial position. Which brings the spring back to its initial position. This force is called restoring force. This force is called back to its initial position. This force is called, लिख लिया, लिखो, back to its initial position, full stop. This force is called restoring force. लिख लिया, this force is called restoring force, full stop. This force is observed to increase. This force is observed to increase. This force is observed to increase with increase in displacement. This force is observed to increase with increase in. This force is observed to increase with increase in displacement. ठीक है, is observed to increase with increase in displacement. क्या देखा गया, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा ठीक है, क्या देखा गया, जैसे सपोज इसके अंदर हमने कोई मास अटैच कर दिया इसके साथ, और तुम क्या कर रहे हो स्प्रिंग के अंदर, देखो भाई सारे इधर, दिस फोर्स इज ऑब्जर्व टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट. ये लिखने के बाद यहां देखो, अब क्या देखा गया, अगर मैं यहां पर इसको फोर्स लगाता हूं, यहां पर इधर फोर्स लगाता हूं और फोर्स लगा करके इसको स्ट्रेच करता हूं, क्या करता हूं, इसको स्ट्रेच करता हूं, तो स्ट्रेच करने के बाद ये खिंच जाएगा, अगली पोजीशन क्या होगी इसकी,
ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से खींचता हूँ, फोर्स लगाता हूँ, और फोर्स लगाने के बाद अगर इसको यहाँ से खींचता हूँ तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा तुम्हारा स्प्रिंग। तो देखा गया, अब जैसे इसको यहाँ पर खींच करके मैंने छोड़ा तो वापस से इसको क्या करेगा, इनिशियल पोजीशन पर लेकर के आने की कोशिश करेगा स्प्रिंग। तो जब हम इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो इसके अंदर स्प्रिंग के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास क्या आ जाता है, एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट किधर करा मैंने, मान के चल लेते हैं इसको, मैंने इधर कितना डिस्प्लेस करा, एक्स। कितना डिस्प्लेस करा, एक्स। कितना डिस्प्लेस करा, एक्स। वाइट कर देते, कितना डिस्प्लेस करा हमने यहां पर, एक्स। अगर मैंने यहां से यहां तक इसको कितना डिस्प्लेस करा, एक्स, तो क्या देखा गया, इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है जो कि इसको वापस से यहां पर लाने की कोशिश करेगा। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर डेवलप होता है वो देखा गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। जितना ज्यादा इसको डिस्प्लेस करोगे उतना ज्यादा इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्प्लेसमेंट के। एक्स डिस्प्लेस करा ना मैंने यहां से यहां तक इसको, तो जितना ज्यादा डिस्प्लेस करूंगा उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा जो कि इसको वापस से अपने इनिशियल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। क्लियर है यहां तक। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा करके क्या लगाते हो तुम, जब कांस्टेंट लगाते हो तो हमारे पास आता है के और यहां पर साथ में आता है माइनस साइन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप इनसाइड अ स्प्रिंग, किसका, एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जिसमें हमारे पास के की वैल्यू क्या होती है, के होता है हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, अरे बोलो, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। और यहां नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो ये रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है ना, ये जो नेगेटिव साइन बता रहा है, क्या बता रहा है भाई, कौन बताएगा, हाँ ये कौन बता रहा है, वैभव। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है, इंडिकेट्स कि जिस डायरेक्शन में तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट हुई है, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स एफ आर, जो रिस्टोरिंग फोर्स है, इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट टू एक्स। शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ में आया सम अच्छे से। अपोजिंग नेचर ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। नेक्स्ट, आगे लिखो, इसी के आगे डायग्राम पूरा बनाने के बाद, ये सब लिखने के बाद आगे लिखो, डेरिवेशन नहीं है, हमें पढ़ना है कि इसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होती है। तो जब तुम इसको खींचोगे तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई, जो कि वर्क कराएगी। दबाओगे तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, छोड़ोगे तो वो फिर वर्क करने के लिए केपेबल होगा। ठीक है, आगे लिखो। अगर ये डायग्राम वगैरह सब लिखने के बाद, फॉर्मूला लिखने के बाद, समझ में आ रहा है पीछे कुशाल, कुशाल ठीक है, आगे लिखो इसके, जिसने उतार लिया यहाँ तक इसके आगे लिखो। कंसिडर, इसी के आगे ही यहाँ तक लिखने के बाद, क्रॉस स्प्रिंग कांस्टेंट के बाद, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m, स्मॉल m, वो अटैच्ड है, मैंने लिख रखा है यहाँ पर, डायग्राम बना रखा है। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m attached to small m
कंसिडर अ बॉडी of mass small m attached to a spring at one end, attached to a spring at one end, and other end is fixed. other end क्या कर रखा है हमने? फिक्स कर रखा है. other end क्या कर रखा है? फिक्स. other end is fixed. other end क्या हमारे पास? फिक्स्ड है. other end is fixed. Consider a body of mass m attached to a spring at one end and the other end is fixed. At one end and the other end is fixed. Full stop. लिख लिया? Let initially the body is at point A. हम मान लेते हैं initially point किस पे था? ये किस पे था? A point पे था. Let the initially the body is at point A. Let initially the body is point A. At point A, comma, after stretching, let body moves by distance. After stretching, let the body moves by distance dx. Let body moves by distance dx, small dx. यहां देखो, हम मान लेते हैं कि कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है ये dx. बना लेना इसे. Let body moves after stretching. Let initially the body is at point A, comma, after stretching let body moves by distance dx. Let body moves by small distance dx. लिख लिया सबने? Let body moves by distance dx, comma, then small work done is given by. Then small work done is given by. Then small work done is given by. Is given by. Then small work done is given by. ठीक है? अब इसको करने के तरीके क्या हो सकते हैं? देखो, इस डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रही है और इस डायरेक्शन में इसको लेकर के कौन जा रहा है? ये रिस्टोरिंग फोर्स ही लेकर के जा रहा है. ध्यान से देखना भाई, यहां पर कंसेप्ट है, चूक जाएगा. इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है dx और इस डायरेक्शन में इसको लेकर के कौन जा रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स Fr, रिस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग में डेवलप हुआ. तो रिस्टोरिंग फोर्स ने कितना वर्क किया? रिस्टोरिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है ना. स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या हमारे पास है? कंजर्वेटिव फोर्स. मैंने बताया ना, कंजर्वेटिव फोर्स में एग्जांपल दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स का, स्प्रिंग फोर्स का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का. तीन ही हमारे सिलेबस में पूरे 11th-12th में तीन है. तो दो यहां पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे 12th क्लास में. तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है. अभी देखा हमने, नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो रिस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग के अंदर डेवलप हुआ वो कैसा होता है? हमारे पास एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है. तो कंजर्वेटिव फोर्स ने कितना वर्क किया वही लिखवा दिया. देन स्मॉल वर्क डन इज गिवन बाय लिख लिया ना आगे. तो देन स्मॉल वर्क डन इज गिवन बाय, तो यहां यही कर देता हूं. तो स्मॉल वर्क डन इज गिवन बाय, तो स्मॉल वर्क डन कितना होगा हमारे पास? वो हो जाएगा F डॉट dx. फोर्स कितना लग रहा है? ये Fr देखते रहना भाई सारे. dx कितना आ जाएगा दोनों के बीच में एंगल? रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos 0, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? Fr dx. ये स्मॉल वर्क डन किया इसने. अब सिंस तुम्हारा जो फोर्स है वो x पे वेरी कर रहा है, तो अगर x पे वेरी कर रहा है, x के साथ वेरी कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन. जब जहां पर भी वेरिएबल कुछ भी आ जाता है वहां पर टोटल निकालने के लिए क्या करते हो? इंटीग्रेशन. तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा हमारे पास? टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा हमारे पास? इंटीग्रेशन ऑफ dw और यहां पर क्या आ जाएगा? Fr dx का इंटीग्रेशन. ठीक है ना? Fr dx का इंटीग्रेशन मान लेते हैं कहां से कहां तक? 0 से लेकर के x तक. कहां से कहां तक? 0 से लेकर के स्ट्रेच करा तुमने कहां तक? x तक. तो x डिस्प्लेसमेंट हो रही है वापस से. कितना वर्क करना पड़ेगा? Fr का फॉर्मूला क्या हमारे पास? माइनस का kx dx, यही है ना? kx और साथ में dx, और यहां पर क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन 0 से लेकर के x तक. तो दिक्कत किसी को? यहां पर आगे चले, यहां देखो,
तो माइनस का के हमारे पास बाहर निकल जाएगा, एक्स डी एक्स 0 से लेकर के एक्स तक। सारी दुनिया जानती है एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कितना होता है? तो कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स ही डाल दोगे तो उसमें कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस का लोअर लिमिट डालोगे तो कितना आ जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा माइनस का के एक्स स्क्वायर बाय 2। ये क्या आ गया हमारे पास, वर्क डन। ये किसके द्वारा वर्क डन है भाई, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा। किसके द्वारा, कंजर्वेटिव फोर्स। और सबको पता है, अभी बताया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द, तो इसका जो नेगेटिव वर्क होगा कितना आ जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। लिख लो, ये तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये समझ में आया नहीं आया, यहां से स्टार्ट कर। समझ में आया सबको पीछे, खुशहाल? ठीक है, अरे इसको बाद में लिख लेना ना यार, बाद में लिख लेना, मैं समझा देता हूं, पहले लिखना है, लिख लो चलो। आगे देखो, अगर स्प्रिंग इनिशियली हमारे पास, इफ स्प्रिंग initially was at equilibrium, equilibrium का मतलब कौन बताएगा, जहां पर है, चलो देखो, अरे चलो ठीक है, स्प्रिंग इन इनिशियली वाज एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम पे था मतलब ये इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी हमारे पास, ये थी, ये इनिशियल पोजीशन थी अनस्ट्रेस्ड। जो तुम्हारा ये जो लेंथ होता है हमारे पास, अनस्ट्रेस्ड नहीं कह सकते। इक्विलिब्रियम का मतलब देख लो, लिख लो, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है हमारे पास व्हेन नेट फोर्स बॉडी के ऊपर क्या हो, 0। तो हमारे पास ui कितना होगा, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कुछ भी स्टोर नहीं होगा, 0 होगा। तो हमारे पास uf, और uf कितना हो जाएगा हमारे पास, uf ही u के बराबर हो जाएगा, और वो आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी उसकी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि स्ट्रेच ही नहीं है तुम्हारे पास। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या, इफ स्प्रिंग इनिशियली वाज एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब ये वाला पोजीशन, जब तुम्हारा स्ट्रेस्ड नहीं है। वैसे इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता कि स्प्रिंग स्ट्रेस्ड नहीं है, अभी बताऊंगा। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता, अनस्ट्रेस्ड स्प्रिंग का मतलब नहीं होता कि इसके पास ये इक्विलिब्रियम में है, स्ट्रेच होने के बाद भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है, बताएंगे, अभी डिस्कस करेंगे। तो इस केस में तुम्हारे पास जो अनस्ट्रेस्ड लेंथ है ना, इस केस में जो हमने डेरिवेशन करी, इस केस में तो हमारे पास ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसकी, और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारे पास, 0 है। तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0, तो uf इज इक्वल टू u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये, ठीक है। ये होता है मतलब एफ नेट अगर तुम्हारा 0, अगर नेट फोर्स किसी बॉडी पे लगने वाला क्या हो, 0, तो हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। आगे देखो, इधर ही कर देते हैं।
u वर्सेस x का ग्राफ, तो सारी मैथ्स में तो सारे स्ट्रांग हो यार, तो u वर्सेस x का ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ कौन सा शेप बनेगा? हाँ, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। अगर तुम्हारे पास दो वेरिएबल्स है y और x, तुम समझ लो इधर, एक की डिग्री 1 है, एक की डिग्री 2 है, तो इस शेप को बोला जाता है पैराबोला। क्या बोला जाता है? बहुत ज्यादा यूज होगा फिजिक्स में, यही देख लो क्या होगा ये, पैराबोला। अगर एक की डिग्री 1 है, एक की डिग्री 2 है, दिस इज पैराबोला। तो y इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और पैराबोला का शेप ये होता है हमारे पास, ये यू शेप ऐसा। अब ये जो यू जो मुंह खुला है वो किसकी तरफ खुलता है? जिसकी डिग्री 1 है, जिसकी डिग्री 1 है ना, इसमें डिग्री किसकी 1 है? यू की डिग्री 1 है ना, तो यू की तरफ इसका मुंह खुलेगा, तो ये शेप बनेगी। बना लो। ठीक है, तो u वर्सेस x का ग्राफ है हमारे पास। ये ग्राफ लिख लेना, इसमें मैंने हेडिंग नहीं डाली, लिख लेना यहां पर ग्राफ ऑफ u वर्सेस x, ये लिख लेना, ग्राफ ऑफ u वर्सेस x, ग्राफ ऑफ u वर्सेस x, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है हमारे पास। ठीक है ना, तो जैसे जैसे तुम्हारी x बढ़ता है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे बढ़ रही है? पैराबोलिकली बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ती है। ठीक है ना, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? ये मतलब इसका एक, अगर तुम्हारा यहां से x जो है तुम्हारा, ये इसको दिखा रहा है कि x तुम बढ़ा रहे हो, दिस रीजन इज शोइंग दैट इलोंगेशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? खींच रहे हो, x बढ़ा रहे हो। और ये वाला रीजन क्या बता रहा है? कंप्रेस कर रहे हो। चाहे तुम कंप्रेस करो चाहे इलोंगेट करो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। ठीक है ना, ये वाला रीजन क्या शो कर रहा है? ये वाला रीजन शो कर रहा है हमारे पास, ये इस तरफ जाओगे, मतलब प्लस एक्स का मतलब हो रहा है यहां पर इलोंगेशन इन स्प्रिंग। किसको बता रहा है ये? इलोंगेशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर क्या हो रहा है? इलोंगेशन। ये इधर की तरफ जा रहे हो तो, और यहां से अगर इधर जा रहे हो मतलब ये किसको बता रहा है? कंप्रेशन इन स्प्रिंग। कंप्रेशन इन स्प्रिंग। समझ में आया नहीं आया? इलोंगेशन इन स्प्रिंग, दिस इज शोइंग कंप्रेशन इन स्प्रिंग। एक्स घटा रहे हो तो नेगेटिव। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, उसको स्ट्रेच कर रहे हो, इलोंगेशन, और इधर कंप्रेशन। हो गया सबका? आगे चले। समझ में आ रहा है सबको? पीछे अदिति समझ में आ रहा है? पीछे कुशाल, प्रियांश। आगे नेक्स्ट देखो। हाँ, रोकना है उसको। सबको थोड़ा हवा सबको लेने दो यार, ऐसा मत करो। ये पंखा भी तोड़ दिया ना इन्होंने कम वक्तों ने आज, बाहर वाला। तुम्हारे जैसे थे एक शैतान। जब तुम खाली रहते हो तो इसके साथ साथ घूम लो। हाँ, कौन था ये? हाँ, मेरे को बताना अगली बार जब भी देगा, वहीं पिटाई करी जाएगी उसकी, हाथ के हाथ। ठीक है, आगे देखो। चलो ये हो गया ग्राफ बिटवीन, छोड़िए बाद में करना। ग्राफ बिटवीन
रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा बनेगा, कौन बताएगा? बता दो यार प्लीज, कोई तो बता दो। कैसा बनेगा ग्राफ, कौन बताएगा? बता ही नहीं रहा यार। रीस्टोरिंग फोर्स एफ आर या एफ लिख लो, एफ आर और एक्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा होता है हमारे पास? रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है तुम्हारे पास, रीस्टोरिंग फोर्स वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है ना। तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये बनेगा ग्राफ इसका। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। नेगेटिव साइन भी होता है ना इसमें। ग्राफ कैसा बनेगा इसका? स्ट्रेट लाइन। जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? माइनस एक्स। माइनस एक्स क्या बताता है? अपोजिंग नेचर। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वही बनेगा। ठीक है, उतार लो, अब उतार लो, साथ के साथ टाइम दे रहा हूं। ठीक है, कितने एंगल पर होता है? थोड़ी मैथमेटिक्स इसकी देखिए तो बता ही दोगे तुम सारे। कितने पर होता है? ये मान लेते हैं हम यहां पर, क्या ये प्लस एक्स, ये प्लस एक्स है, दिस इज माइनस एक्स। तो ये क्या बता रहा है? हमारे पास स्ट्रेच हुआ है। एक्स प्लस एक्स क्या बता रहा है? स्ट्रेच हुआ है। और इधर क्या बता रहा है? कंप्रेस हुआ है। ठीक है, नाम दे देते इसको ओ, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। हाँ हाँ, माइनस एक्स इसी की तो होता है। ठीक है, क्या एंगल कितना होगा, कौन बताएगा? ठीक है, ये एंगल कितना होगा हमारे पास? 135 डिग्री। अच्छा, इसके अंडर का एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा यहां पर? ये किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, कौन बताएगा? पोटेंशियल एनर्जी। कौन किसको रिप्रेजेंट करेगा ये? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हमारे पास? यहां लिख लेना, पीछे आवाज आ रही है यार, बातें चल रही है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे पता चलेगा हमें? एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व क्या देगा तुम्हें? पोटेंशियल एनर्जी। देखो ना, एरिया कैसे निकलेगा? जैसे ये एरिया निकालना है तुम्हें, तो एरिया क्या? ट्रायंगल का एरिया है ना हमारे पास। तो बताना हाफ इंटू बेस कितना है हमारे पास? इसको नाम देते कुछ, सी नाम देते, इसको डी नाम देते। हाफ इंटू ओ सी इंटू बी सी। तो हाफ ओ सी कितना है हमारे पास? x, और ये हमारे पास कितना है? kx। तो हाफ kx स्क्वायर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता क्या? बता ही नहीं रहा यार। हाफ kx स्क्वायर। तो इसके अंडर का जो एरिया है, ये जो ट्रायंगल वाला हर ट्रायंगल का जो एरिया बन रहा है किसको रिप्रेजेंट करता है? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है यहां तक सबको? खुशहाल, ध्यान दे रहे हो तुम? थोड़ा थोड़ा ध्यान दे रहे हो ना? पूरा पूरा? कॉम्प्लेक्स नंबर हाँ, तो कैसा गया ये तो बताओ। पढ़ाई कर रहे हो मतलब आजकल? अच्छा,
अरे वाह। तो रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसे बनता है? ये बनता है, एंगल वैंगल सब दिखा दिया मैंने यहाँ पर। इसके अंडर का एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है? पोटेंशियल एनर्जी को। किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? समझ में आया दीदी अच्छे से? क्या नाम है? रिधिमा, क्लियर है? आगे देखो, क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन लिखना भाई। इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, कंसेप्ट्स क्लियर रखने अपने सारे। इसको स्ट्रेच करना है तुम्हें कहां से कहां तक? नहीं, यहां से नहीं करना, सॉरी। x इज इक्वल टू 1 से लेकर के x इज इक्वल टू 2 तक फाइंड द वर्क डन। चलो फटाफट करो। मास दे रखा है, k की वैल्यू दे देता हूं यहाँ पर। जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 100। सबसे आंसर चाहिए फटाफट, 100 न्यूटन पर मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास? न्यूटन पर मीटर, है ना? k की यूनिट क्या होगी? F/x न्यूटन पर मीटर। फाइंड द वर्क डन। क्वेश्चन क्या है? कुछ नहीं, स्प्रिंग है, यहां से यहां तक इसको स्ट्रेच करना है। वर्क डन बताओ। हाँ, 1 से 2। हाँ, 1 से 2। हाँ, 1 पे। कितना आया? हाँ, कितना आया? 50? 50 कहाँ आ रहा है? 50 कैसे आ रहा है? अच्छा, एक कंसेप्ट याद रखना भाई, इसको स्ट्रेच कौन करवा रहा है? एक्सटर्नल एजेंट। करो। कितना आया भाई? किसी का तो आंसर दो। कितना आया? प्रियांश, कितना आया? वर्क डन किसके बराबर होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कर लो ना। वर्क डन क्या होता है हमारे पास? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस का हाफ के x1 का स्क्वायर। यहां पर तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हाफ के x2 नहीं होगी? और यहां पर कितनी होगी? x1 नहीं होगी? बस कर लो। हाफ के की वैल्यू कितनी है अपने पास? 100 और 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। कितना आ गया? 50 इंटू 3। कितना आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था, मुझे लगा सारे बता दोगे फटाफट। आगे नेक्स्ट, इधर ही कर दो।
चलो एक और क्वेश्चन। इसका आंसर दो भाई सारे। हाँ, के टर्म से बताना, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास। एक मिनट रुकना, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास, एक मिनट रुकना। चलो बताओ। एक सेकंड रुकना। अरे ये इसी का ही केस है, ये इसी का दूसरा केस है, मतलब ये स्ट्रेच हो गया। कितना स्ट्रेच हो गया ये x। करो, ये इसी का ही दूसरा केस है, मतलब ये स्ट्रेच होकर के यहां आ गया। कितना पोटेंशियल एनर्जी आएगा निकालो। पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में चाहिए और एम के टर्म्स में चाहिए। कुशाल आंसर दो ना, कुशाल आंसर तो देते नहीं तुम कभी भी यार। प्रियांश देता है। हाँ, यही स्ट्रेच होकर के वहां पहुंच गया, एक्स लेंथ स्ट्रेच हो गया। वो स्ट्रेच होने के बाद तुमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा हूँ ऑफ मास ड्यू टू स्प्रिंग की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, और ग्राउंड की वजह से भी, मतलब ग्राउंड से भी ऊपर है ना, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बता दो। थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा इस क्वेश्चन से, अच्छा वाला। ट्राई करो पहले। अच्छा, मुझे इसमें कौन बताएगा कि इक्विलिब्रियम वाला केस कौन सा है? पहला ये वाला कि ये वाला? इक्विलिब्रियम वाला केस कौन सा है? ये इसमें स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं हुई। अच्छा चलो, इसको मैं इधर से बता देता हूं। अच्छा देखो, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, अभी मैंने इसके साथ मास अटैच कर दिया कोई, ठीक है, और ये स्ट्रेच होकर के यहां तक आ गया। ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? हाँ, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में एक टर्म बोली थी, ध्यान से सुनना, इजी तरीके से सुनना। मैंने बोला था जो नेचुरल लेंथ होती है, नेचुरल लेंथ समझते हो, स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं है या फिर कंप्रेस्ड नहीं है। तो स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, अगर तुम्हारी जो नेचुरल लेंथ होती है
वो इक्विलिब्रियम नहीं होती हर बार। जैसे इस केस में हमारे पास ये नेचुरल लेंथ थी। इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने बताया था बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो इस केस में स्ट्रेच नहीं है और ये इक्विलिब्रियम में भी है, लेकिन इसकी क्या है, नेचुरल लेंथ है। ये नेचुरल लेंथ ही क्या है इसकी, इक्विलिब्रियम में भी है। लेकिन इस केस में क्या, जो भी क्वेश्चन दिया मैंने यहाँ पर, इस केस में इसकी नेचुरल लेंथ ही है, मतलब मैंने इसके साथ मास अटैच किया, मास अटैच किया। यहाँ पर देखो मैंने मास अटैच किया और मास अटैच करने के बाद ये इसकी नेचुरल लेंथ क्या है, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है? मैंने छोड़ा इसको, अब ये इक्विलिब्रियम में है, क्या ये इसकी नेचुरल लेंथ है? तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा जो नेचुरल लेंथ हो वही इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अब देखो जब मैंने इसको इसके साथ अटैच किया ना, यहां देखो इस क्वेश्चन में देखो, जब मैंने इसको यहां पर अटैच किया ना, मास को अभी पकड़ करके रखा हुआ है मैंने यहां पर ऐसे, और अभी मैंने इसके ऊपर पकड़ करके रखा हुआ है, तो इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है क्या? ऊपर की तरफ तो फोर्स तब लगेगा जब ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगा। तो क्या इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है क्या? नेट फोर्स जीरो है क्या? अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है कि नहीं लग रहा? जब ये नीचे की तरफ आ जाएगा तो इसके ऊपर नेट फोर्स इधर mg लग रहा है और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, kx। क्या लगेगा, kx। अब इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। अब ये क्या है, इक्विलिब्रियम में, दिस इज इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में होना मतलब जरूरी नहीं है कि वो अपनी नेचुरल लेंथ में हो। स्प्रिंग स्ट्रेच्ड है बट ये इक्विलिब्रियम में है। समझ में आया चीज? इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, kx इज इक्वल टू mg। सॉल्व करें इसको, ये कौन सा करा? हाँ, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो गया, उसी को कहा जाता है इक्विलिब्रियम में। नेट फोर्स कितना है, जीरो। तो kx हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम, mg के बराबर। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो कितनी आ जाएगी, mg बाय k। अब इस केस में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, सारी दुनिया जानती है बात, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ kx स्क्वायर। तो हाफ k x की जगह डाल दो, mg बाय k कितना आएगा उसका स्क्वायर, बताना। हाफ m स्क्वायर g स्क्वायर बाय k स्क्वायर होगा ना, तो k कट जाएगा एक, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर जी स्क्वायर बाय 2k। क्या आ जाएगा, m स्क्वायर जी स्क्वायर बाय 2k। k का स्क्वायर होगा ना, एक k स्क्वायर से ऊपर वाला कट गया, ये इतनी पोटेंशियल। स्क्वायर बाय k, ठीक है। टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? टोटल पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, टोटल पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करूं यहां पर, वो कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी मतलब यहां पर एक तो स्प्रिंग की वजह से कितनी है, इतनी। ग्राउंड से भी तो थोड़ा ऊपर है ये, h मान ले, इसको हाइट दे देते कुछ, mgh हाइट दे देते। कितनी हाइट पे ये, h हाइट। तो ग्राउंड से h हाइट पे होने की वजह से इसके पास कौन सी एनर्जी है, m स्क्वायर जी स्क्वायर बाय 2k, ये तो स्प्रिंग की वजह से है, और mgh। टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज दिस। समझ में आया? बस यही रहेगा ये आंसर। समझ में आई ये वाली चीज सभी को? m स्क्वायर जी स्क्वायर बाय 2k प्लस में mgh टोटल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। ग्राउंड से h हाइट पे है और ये स्प्रिंग खींचने की वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, m स्क्वायर जी स्क्वायर बाय 2k, ये तो कोई दिक्कत नहीं। और ग्राउंड से h हाइट पे तो कितनी है, mgh। ठीक है, समझ में आया? हाँ, वो जो भी कॉमन लेकर के जो भी आंसर आएगा। तो ध्यान रखना, जो नेचुरल लेंथ होती है वो हमेशा इक्विलिब्रियम पे नहीं होती, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। वर्टिकल केस में तुम्हारे पास खींचने के बाद ये इक्विलिब्रियम पे आती है, स्ट्रेस्ड वाले पोजीशन में इक्विलिब्रियम पे आती है, नेट फोर्स जीरो होता है इसके ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पर इसके पास नेट फोर्स जीरो नहीं है, नीचे के डायरेक्शन में mg लग रहा है, छोड़ूंगा तो ये नीचे आएगा, इसमें kx ऊपर डेवलप होगा, इस पॉइंट पे आने के बाद ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम मतलब एफ नेट जीरो। कितना? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो। समझ में आ रहा दीदी? अगला टॉपिक रह गया तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, अभी तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बाद पावर है, पावर के बाद तुम्हारा मास एनर्जी इक्विवेलेंस पढ़ाऊंगा, फिर कोलिजन वाला टॉपिक आएगा।
कोलिजन वाले टॉपिक में 3-4 डेरिवेशन है, फिर चैप्टर खत्म होगा और फिर जा करके न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, ठीक है, इतना ही रखते हैं आज।